मध्य पुरापाषाण काल या मध्य पाषाण युग लगभग 300,000 से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व का काल था, जो तैयार कोर तकनीकों का उपयोग करके उन्नत पाषाण औजारों के निर्माण द्वारा चिन्हित था। इसके परिणाम स्वरूप अधिक परिष्कृत परतदार औजारों का निर्माण हुआ। निएंडरथल और प्रारंभिक होमो सेपियंस जैसी प्रजातियों से जुड़े इस युग में अग्नि का उपयोग, मृतकों को व्यवस्थित रूप से दफनाना, पत्थर की नोक वाले भालों जैसे अधिक विस्तृत औजारों का निर्माण और संभवतः कला और अनुष्ठानों के प्रारंभिक रूपों जैसे अधिक जटिल व्यवहारों का विकास देखा जा सकता है। निएंडरथल अद्भुत मानव थे जो लगभग 100,000 या 230,000 वर्ष पूर्व से लेकर 30,000 वर्ष पूर्व तक यूरोप और निकट पूर्व में बसे थे। वे मध्य और उत्तर प्लीस्टोसीन के ठंडे क्षेत्र में रहते थे और उनके पुरातात्विक अवशेष लगभग विशेष रूप से गुफाओं से ही ज्ञात हैं। निएंडरथल दुनिया पश्चिम में जिब्राल्टर से लेकर पूर्व में उज़्बेकिस्तान तक और उत्तर में वुर्म बर्फ की चादरों की निचली सीमा से लेकर भूमध्य सागरीय तट तक यूरेशिया के एक बड़े हिस्से में फैली हुई थी। लेवेंट में यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि निएंडरथल अवशेष जॉर्डन घाटी के दक्षिण में नहीं फैले थे। शानीदार गुफा में कई निएंडरथल कंकालों की उपस्थिति स्पष्ट रूप से उन्हें टॉरस जाग्रोस पर्वत में रखती है। पूर्व में सुदूर तेशिक्ताश में निएंडरथल शिशु उनके लिए सबसे पूर्वी ज्ञात साक्ष्य प्रदान करता है। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस की गुफाओं और शैल आश्रयों में संभवतः सबसे अधिक संख्या में निएंडरथल अवशेष मिले हैं, जबकि अन्य स्लोवेनियाई के कार्स क्षेत्रों और जर्मनी में ट्रेवीन गुफाओं में पाए गए निएंडरथल अवशेष भी हैं। भले ही उनमें कंकाल अवशेष न मिले हों, यूरोप और दक्षिणी पश्चिम एशिया में सैकड़ों गुफा स्थलों में मध्य पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं, जिन्हें आमतौर पर उत्तर पुरातन मानवों से संबंधित माना जाता है। निएंडरथल के शरीर बड़े धड़ और छोटे अंग, उंगलियां और पैर की उंगलियां होने के कारण ठंडी और शुष्क यूरेशियाई जलवायु के अनुकूल भी थे। उनके मस्तिष्क उनके शरीर के आकार के अनुपात में उतने ही बड़े थे जितने आधुनिक मनुष्यों के विकसित हैं, लेकिन कोई एक औसत निएंडरथल नहीं है। सभी होमिनिड प्रजातियों की तरह वह भी इन विशेषताओं को एक सीमा तक प्रदर्शित करते हैं। कुछ ज्यादा मजबूत होते हैं, कुछ कम। आघात और घाव शारीरिक और आहार संबंधी तनाव भरे जीवन की पुष्टि करते हैं, जिसके कारण निएंडरथल के अधिकांश अ, जीवन 40वें जन्मदिन तक ही जीवित ये रह पाते थे। अपने लंबे जीवन काल के दौरान निएंडरथल को कई पहली चीजों का श्रेय दिया जाता है। इनका मानव समाज की उत्पत्ति के लिए काफी प्रासंगिकता है। सबसे पहले उन्हें स्पष्ट रूप से और लगातार अपने स्थलों में चूल्हे बनाने का श्रेय दिया जाता है।
इसका यह अर्थ था कि वह समूह में आग के लिए एक निश्चित स्थान रखने के सामाजिक आयामों से भी परिचित थे। दूसरा, वह अपने मृतकों को दफनाने वाले पहले मानव थे और इसका अर्थ यह था कि मानव शरीर अब एक सामाजिक इकाई माना जाने लगा। निएंडरथल दफन स्पष्ट रूप से जानबूझकर किए गए कार्य थे और ये आकस्मिक दफन नहीं थे। तीसरा, निएंडरथलों ने पत्थर के औजार बनाने की तकनीकें विकसित की जो पहले के उद्योगों की तुलना में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती हैं और इन्होंने यह मंच तैयार किया जिस पर पत्थर के औजार प्रौद्योगिकी में बाद में काफी और विकास संभव हुआ। मध्य पुरापाषाण की एक सामान्य विशेषता यह है कि हाथ की कुल्हाड़ी और चॉपर जैसे मुख्य औजारों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई और उनकी जगह परतदार औजारों की संख्या बढ़ी। फ्रांस के लिमुस्टियर स्थल के नाम पर मध्य पाषाण निएंडरथल के पाषाण उद्योग और संस्कृति को मुस्टेरियन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। मुस्टेरियन कॉम्प्लेक्स नाम पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप, उत्तर पूर्वी अफ्रीका और निकट पूर्व के अधिकांश मध्य पुरापाषाण औजारों के संग्रह पर लागू होता है। कई शोधकर्ताओं के लिए जिनका काम यूरोप में आधारित है, मुस्टेरियन निएंडरथल का औजार उद्योग माना गया है। उत्तर पश्चिम अफ्रीका में मध्य पुरापाषाण संग्रह एक विशिष्ट प्रकार के संस्कृति में देखा जा सकता है जिसे एटेरियन कहा जाता है। अधिकांश मध्य पुरापाषाण स्थलों पर हड्डियों के उत्कृष्ट संरक्षण के कारण हमें इस काल के दौरान आहार के मांस घटक का अच्छा ज्ञान है। मध्य पुरापाषाण स्थलों पर पाई जाने वाली हड्डियां आमतौर पर मध्यम और बड़े आकार के शाकाहारी जीवों की होती हैं, विशेष रूप से लाल हिरण, बारहसिंगा या रेनडियर, जंगली मवेशी, बाइसन और घोड़ों जैसे खुर वाले जानवरों की। पश्चिम यूरोप और दक्षिणी रूस के कई स्थलों पर बाइसन प्रमुख प्रजाति है। निकट पूर्व में गजेल हिरण और जंगली भेड़ बकरियां शिकार प्रजातियों में प्रमुख रूप में शामिल थीं, जबकि अफ्रीका में एंटीलोप मृग, ज़ेब्रा और जंगली सुअरों का शिकार किया जाता था। निएंडरथल की खासियत थी पारिस्थितिकी के प्रति जीवन शैली का अनुकूलन। इस प्रकार इन्होंने स्थानीय प्रजातियों का शोषण किया। जहाँ पर जल के स्रोत उपलब्ध थे और समुद्र निकट था, इन्होंने जल में यापन करने वाले जीवों का शिकार किया। इनके औजारों में विविधता थी, जिसका अर्थ यह था कि विशिष्ट कार्यों के लिए विशिष्ट औजार बनाए गए। पश्चिम मध्य इतालवी तट के साथ ग्रोटा दे मॉस्केरेनी में निएंडरथल समुद्री शंख और स्थलीय मीठे पानी के कछुओं का शिकार करते थे। जायर के कटांडा 9 में मछलियों की कई हड्डियां, खास करके बड़ी कैटफिश की, आश्चर्यजनक रूप से प्राचीन काल में लगभग 90,000 साल पहले मध्यपाषाण मानव के द्वारा मीठे पानी के संसाधनों के दोहन की ओर इशारा करती हैं। दक्षिण अफ्रीका में क्लाइसिस नदी के मुहाने पर मध्यपाषाण अवशेषों में यह पता चला है कि यह मोलस्क, सील और पेंगुइन का भी उपयोग करते थे।
यूरेशियन निएंडरथल डेलिबरेट शिकार करते थे, यानी जानबूझकर सोच समझकर शिकार करते थे। इसका प्रमाण उन स्थलों से आता है जहां पर जानवर की हड्डियों में एक प्रजाति की प्रधानता है, जैसे कि बाइसन। ऐसे दो स्थल दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में पिरेनीज की तलहटी में है मोरान, और जर्मनी में मैन्स के पास है वॉलरथाइम। मोरान और वॉलरथाइम दोनों ही शिकार किए गए जानवरों के मुख्य वध स्थल या किल साइट्स माने जाते हैं। 200,000 साल पहले के बाद और निश्चित रूप से 60,000 साल पहले के बाद शिविर स्थलों के प्रमाण में हम वृद्धि देख सकते हैं। निम्नलिखित तत्वों को शिविर स्थल की प्रमुख विशेषताओं के रूप में पहचाना जाता है: निर्मित चूल्हे या हर्ट्स, पोस्ट होल्स तथा कचरा निपटान क्षेत्र या रबिश डिस्पोजल एरियाज। नीस के समुद्र तट पर टेरा अमाता स्थल है, जहां पर आश्रय बनाए गए मुड़े हुए पौधों या शाखाओं से इनके आधार समुद्र तट के पत्थरों से मजबूत बनाए गए। इस तरह के निर्माण के निशान 15 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े अंडाकार घरों को दर्शाते हैं। मध्य पुरापाषाण काल के दौरान गुफाओं और शैलाश्रयों में निवास का एक अधिक सुसंगत और व्यवस्थित पैटर्न देखा जा सकता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड के ड्रैशनियोश स्थल में। यहाँ पर पत्थर के औजार, मानव हड्डियाँ और गुफा भालू के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और ये एक ही साथ उपस्थिति है लगभग 200,000 साल पहले। और इससे यह पता चलता है कि निएंडरथल गुफा भालू पंथ शायद यहाँ पे इसकी संभावना है। जर्सी द्वीप पर लाकोट द सेंट प्रहलाद में विशालकाय हाथी और ऊनी गेंडे की हड्डियों के दो रहस्यमय ढेर किसी अज्ञात उद्देश्य से जानबूझकर मानव द्वारा छंटाई और ढेर लगाने को दर्शाते हैं, जिससे पता चलता है कि शायद यहाँ पे ये कोई कर्मकांड का हिस्सा थे। मेलार्स ने पश्चिमी यूरोप के मध्य पुरापाषाण गुफा स्थलों के बारे में निम्नलिखित अवलोकन किए हैं। पहला यह है कि वे आमतौर पर अच्छी तरह से आश्रय वाले स्थानों में स्थित थे। जिन घाटियों को वो देखते थे, उनके व्यापक चौड़े कोन वाले दृश्य प्रस्तुत करते थे और उच्च गुणवत्ता वाले चकमक पत्थर के स्रोतों के निकट होते थे। दूसरा यह है कि वे न केवल आश्रय के रूप में, बल्कि आर्थिक और तकनीकी गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला के केंद्र के रूप में भी कार्य करने के लिए अच्छी तरह से स्थित थे, जहां कई संसाधन एक छोटे से दायरे में उपलब्ध थे। पर चर्चा की यह पीटर पोगकी के पाठ मानव समाज की उत्पत्ति पर आधारित है, जो यूजीसीएफ एनईपी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर DSC 2 पेपर सामाजिक संरचनाओं के कोर्स वर्क के लिए यह जो पाठ है ये अनुशंसित है।